दोस्तों, गलतियां तो सबसे होती हैं, बड़े बड़ों से होती हैं, बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे लोगों से भी होती हैं। बस फर्क ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है तो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। दोस्तों, जब निर्मला सीतारमण आज बजट भाषण की शुरुआत कर रही थी, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की जुबान से एक बात निकल गई और वो बात अब अफसाना बन गई है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ओम बिरला इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि आज जब निर्मला सीतारमण जैसे ही खड़ी हुई बजट भाषण पढ़ने के लिए, विपक्षी सांसद, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुंभ मेले में, महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसे लेकर डबल इंजन सरकार को घेरा, ये कहते हुए कि ये सरकार जो बजट के आंकड़े बता रही है, कम से कम मरने वालों के सही आंकड़े तो बता दे। इसे लेकर अखिलेश यादव जैसे ही हंगामा करने लगे, ओम बिरला की जुबान से एक बात निकल गई। सुनिए क्या कहा ओम बिरला ने, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला तो गलती कर गए। आप नोटिस दे सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, ओम बिरला ने यहाँ राज्यपाल का जिक्र किया कि राज्यपाल का अभिभाषण जब होगा तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जबकि ओम बिरला भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस पर जब चर्चा होती है तो उस पर तमाम सांसद बोलते हैं। और क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी बोलने का मौका मिलेगा। दरअसल ओम बिरला यही कहना चाह रहे थे, बस राष्ट्रपति की जगह उनकी जुबान से राज्यपाल निकल गया। भाई, किसी की जुबान से कुछ भी निकल सकता है। ये सोशल मीडिया के ट्रोलर्स भी ना बात बात पर ओम बिरला साहब को ट्रोल कर देते हैं। मतलब ये अलग बात है कि इस तरह की गलती अगर विपक्ष का कोई सांसद संसद में कर दे तो उसका इतना मजाक बनता है, इतना मजाक बनता है, लेकिन वो तो विपक्ष के सांसद हैं और ये तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय ओम बिरला जी। खैर दोस्तों, बात आज बजट पर कर लेते हैं। बजट, मुझे लगता है इतने सारे बजट मैंने अपने सामने देखे हैं अलग अलग सरकारों के, जो सबसे शॉर्ट बजट भाषण रहा, ये वाला बजट उनमें से एक था। इस बजट को जो सबसे बड़ी हेडलाइन मिली वो थी 12 लाख तक सैलरीड इनकम वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा, जो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा राहत है, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है। आज के दौर में जब बुरी तरह से दूध से लेकर पॉपकॉर्न तक एक आम आदमी जीएसटी झेल रहा है, बहुत बड़ी राहत है उसके लिए टैक्स में ये छूट। हालांकि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो सालाना ये 80,000 पड़ता है, तो महीने में आपको 7,500-8 हज़ार के आसपास पड़ेगा। तो ये एक आदमी के लिए कितनी बड़ी छूट होगी और उससे वो कितना पैसा बाजार में लाकर खर्च करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ दोस्तों कि इस बजट को लेकर जिस तरह की उम्मीद विपक्ष से सरकार कर रही थी, कम से कम वैसा तो होता दिख नहीं रहा। ये बात सही है दोस्तों कि मिडिल क्लास को लेकर बजट से पहले खूब बातें की गई। मोदी जी ने भी बात की, अरविंद केजरीवाल ने भी बात की, विपक्ष का भी आरोप था कि मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए। ये वो मिडिल क्लास है जो मजबूती से सरकार के साथ, खास तौर पर मोदी जी के साथ पिछले 10 सालों से खड़ा है। लेकिन इस मिडिल क्लास के लिए ये राहत कम बताई विपक्ष ने। जैसे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्ज माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों की कर्ज माफ की जाए, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया, अरविंद केजरीवाल का कहना है। भाई, अखिलेश यादव ने बजट भाषण खत्म होने के बाद बाहर आकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बजट में सबसे जरूरी महाकुंभ में मरने वाले लोगों के आंकड़े हैं। अखिलेश यादव ने ये बात बोली कि आप बजट भाषण के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कम से कम डबल इंजन की सरकार जो मरने वाले हैं उनका सही आंकड़ा तो देश के आगे बताए। दोस्तों, अब अखिलेश यादव भी कैसी बात बोल रहे हैं। सही आंकड़ा तो सरकार तब बताएगी जब ये स्वीकारेगी कि भगदड़ 1-2 जगह 3 जगह हुई है। दैनिक भास्कर की खबर अब बता रही है कि 1-2 जगह नहीं, 3 जगह भगदड़ हुई है और जहां शव रखे गए हैं वहां पर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं, जो लोग वहां पर कवर कर रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं रिपोर्टर्स की जो मरने वालों का आंकड़ा है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार आंकड़ा छुपा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सैलरीड इनकम लोगों को 12 लाख तक की इनकम में टैक्स छूट मिली, तो बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अनुपम, आप इनको जानते होंगे दोस्तों, इन्होंने युवा हल्ला बोल के जरिए बेरोजगारी
जैसे मुद्दे पर देश भर में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं अनुपम, अब कांग्रेस पार्टी के नेता है। उन्होंने कहा इनकम टैक्स वाली डिबेट तो उनके लिए है जिनके पास नौकरी रोजगार है, उनका क्या होगा मोदी जी जो बेरोजगार है। वैसे इस बजट को सुनकर पूरा देश समझ गया होगा कि अगला चुनाव बिहार में होने वाला है, लेकिन चुनावी लालच में भी ये सरकार आम जनता को घोषणाओं से ज्यादा कुछ नहीं देती। उदाहरण के लिए पिछले 10 साल में हर बजट में मखाना को लेकर कोई ना कोई घोषणा होती है, लेकिन सब जानते हैं स्थिति जस की तस है। 2015 में मोदी जी ने सीना ठोकते हुए बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने का जो भव्य घोषणा की थी, आज भी जनता उसके इंतजार में है। मोदी सरकार की नई घोषणाओं का पिटारा पीटने वाली मीडिया को भी पूछना चाहिए कि उनकी पिछली योजनाओं का क्या हुआ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि बजट भाषण बस एक हेडलाइन बनकर ना रहे, जो बातें बोली जाती हैं उस पर जमीन पर काम हो। हालांकि इस बात पर तो मैं भी कहूंगी दोस्तों कि नौकरियां कैसे पैदा होंगी, इस पर कोई सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। मतलब सरकार भी ये बात समझ गई है कि ना तो वो रोजगार दे सकती है और ना ही उसके हाथ में रोजगार पैदा करने के अवसर है, क्योंकि इस देश में इस वक्त सबसे बड़ी जो चिंता है वो है युवाओं का बेरोजगार होना। अच्छी खासी सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर जो युवा बाजार में हैं उनके पास नौकरी नहीं है, अगर नौकरी है तो सैलरी बढ़ना मुश्किल हो जाती है। खुद सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है दोस्तों कि इंडिया इंक यानी कि भारत का जो कॉर्पोरेट है उसने अपनी आमदनी खूब बढ़ाई, पिछले 15 सालों में खूब आमदनी बढ़ी है कॉर्पोरेट की, लेकिन वो फायदा उसने लोगों तक नहीं पहुंचाया। लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी, लोगों की वेजेस नहीं बढ़े। ये इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी के खर्चे बढ़ रहे हैं। हर महीने, हर 6 महीने में स्कूल की फीस बढ़ जाती है बच्चों की, लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है और इसको लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप भी नहीं है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कैसे जोर देने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करने वाली है, इसको लेकर भी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया। हाँ, बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए, क्योंकि बिहार में चुनाव है और आप तो जानते ही हैं हमारे मोदी जी कोई भी चीज़ बिना चुनाव को ध्यान में रखे नहीं करते हैं। और दोस्तों ये जो 12 लाख की टैक्स छूट दी गई है वो भी दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आप इसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वो राज्य है देश भर में जहां मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। अब मिडिल क्लास भी बहुत बड़ा है ना, जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं वो भी मिडिल क्लास कहता है अपने को, और जो महीने में 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो भी मिडिल क्लास कहता है अपने को। लेकिन कुल जमा बात, अगर सालाना कोई 12 लाख के आसपास कमा रहा है, 12,75,000 के आसपास सैलरीड एम्प्लॉई है, तो उसके लिए ये एक राहत है सालाना 80,000 भी। 80,000 की सालाना अगर राहत को आप कैलकुलेट करें तो महीने का 7-7.5 हज़ार बनता है। तो 7-7.5 हज़ार आदमी बचाकर कौन सा लैंड खरीद लेगा, कोई ज़मीन खरीद लेगा, कोई बहुत बड़ी उसका फ़ायदा हो जाएगा, बाज़ार में पैसा आ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, लोग खरीदने लगेंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया चल जाएगा। ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम लोग बहुत नेगेटिव हैं, हमको नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। मोदी जी ने, निर्मला जी ने इतना शानदार बजट पेश किया है तो उसकी गोदी मीडिया की तरह तारीफ या फिर उस पर नाच गाना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव हो सकते हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ सरकार ने मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी है, कम से कम अब मिडिल क्लास जेब से पैसा निकालेगा, क्योंकि मिडिल क्लास जब जेब से पैसा नहीं निकालता इसका मतलब उसे इस बात का डर है कि आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है, इसीलिए वो सेविंग कर लेता है। और जब मिडिल क्लास सेविंग करना शुरू कर देता है, खर्च करना कम कर देता है, तब बाजार का जो पूरा पहिया है, साइकिल है, वो रुक जाती है। हालांकि दोस्तों मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स है वो तो एक समस्या है ही, लेकिन हमारे देश में जो डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उसमें तो मिडिल क्लास की संख्या और भी कम है। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि मिडिल क्लास का जो असली दुश्मन है वो है जीएसटी। आप जोमेटो स्विगी से कोई सामान मंगाते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, परिवार के साथ आप बाहर खाना खाने जाते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, आप कोई फिल्म थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, एक छोटी साबुन की टिक्की से लेकर 5 रुपए के पार्ले जी तक में, यहाँ तक कि दूध दही तक में आपको टैक्स देना पड़ता है। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिस पर ना आम आदमी की डायरेक्ट नजर नहीं जाती। डायरेक्ट टैक्स की राहत देकर उसको आप एक तरह से कुछ दिनों के लिए खुश तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन जीएसटी है। मतलब जीएसटी ने जो हाल मिडिल क्लास का किया है, बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं दोस्तों जिनकी कीमत 25-30 लाख रुपए है, लेकिन जीएसटी लग के उस गाड़ी की कीमत 40 लाख के आसपास हो जाती है। ये एक सच्चाई है जिसकी वजह से मार्केट में मिडिल क्लास पैसा निकालने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बजट उस मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।